Hello everyone, this is Pankaj. I welcome you all again on this platform. So today our guest is Mr. Lohit Kumar Yadav. So सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ सर आपका इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं अपने व्यूवर्स को आपके बारे में। एक्चुअली सबसे मैं वैसे काफ़ी एक्साइटेड हूँ इनके बारे में बताने के लिए, क्योंकि इनके पास एक यूनिक चीज़ है, ऑल इंडिया रैंक 1, जो सबके पास नहीं होता है बेसिकली। और ये आईएएस ऑफिसर है इंडियन रेलवे में, और 2017 बैच में इनका सिलेक्शन हुआ था। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई हो आपको ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए और ऑल इंडिया इंडियन रेलवे में जॉब के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो सर थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा आपको इस वीडियो के बारे में कि बेसिकली वीडियो का मोटो है कि हम आपके थ्रू, आपकी नॉलेज के थ्रू जो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा गाइड कर पाए, बेसिकली ये बेसिकली मोटो है हमारा। ओके, तो सर स्टार्ट करते हैं आपकी इंट्रोडक्शन से। तो प्लीज थोड़ा सा आपके बारे में बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मैंने स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से करी है, नागपुर से। ओके, क्या मैंने जो है कॉलेज किया, बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2014 में कंप्लीट किया था। फिर रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट नागपुर से किया था मैंने वो। क्या जॉब करी है 2 साल एज अ डिजाइन इंजीनियर गुड़गांव में। फिर जॉब छोड़ के तैयारी करी थी। फिर उसके बाद ईएससी में रैंक लेके फिर इंडियन रेलवे में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद एक बार सीएससी की तैयारी करी है और उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है। ओके, तो मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 आपने शुरू से टारगेट किया था या फिर कैसे? मतलब इतना यूनिक चीज टारगेट वो था कि हाँ, मतलब ऐसा था ना कि शुरुआत करते हैं ना कोई चीज तो लगता है कि बेस्ट हो, तो टॉप करे ना, क्योंकि फोटो टॉपर की दिखते हैं। तो वो दिमाग में तो मन था कि टॉप आए। और वो मन था उस टाइम से, जब 12th में आईटी की तैयारी करते तब से था। अच्छा। तो फाइनली करते करते जब ईएससी की तैयारी कर रहा था तो भी एक बार मन था कि गेट में टॉप करेंगे और ईएससी में भी टॉप करेंगे। तो हालांकि दिमाग में था टॉप आने का, बट मिल गया वो बहुत ही मतलब सबकी दुआ और मेहनत है, बस यही है। अच्छा, तो मतलब जब आप कोचिंग कर रहे थे, जब आप तैयारी कर रहे थे, तो आपका मतलब आपको मतलब एहसास हो गया था कि यार मेरा कहीं ना कहीं अच्छा रैंक आएगा या फिर टॉप 1 रैंक आएगा, ऐसा लग गया था? मेरा गोल बिल्कुल वही था। मैं उस टाइम पे मेरा वॉलपेपर जो था मोबाइल का, तो मैंने अब कुछ अपने पेन से AIR 1 लिख के उसकी फोटो लेके अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना के रखा था उस टाइम पे। और मेरे को था मन कि AIR होना है, बट स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं था यार। जब मैं स्टार्टिंग में, मेरे को याद है जब मैंने पहला मॉक दिया था प्रीलिम्स का पहला मॉक अपने कोचिंग का, तो इतना खराब रैंक आया था कि मुझे लगा कि यार बहुत मुश्किल है। अच्छा। फिर इंक्रीज होते गया, फिर इम्प्रूव होते गया, फिर ग्रेजुअली अच्छा रैंक आते चला गया आखिरी में। अच्छा, तो जब इतना सब तैयारी हो गया, प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो जब रिजल्ट आने वाला था तो मुझे कहीं ना कहीं गट फीलिंग था अंदर से कि टॉप 10 में आ सकता है। मतलब सिलेक्शन तो मुझे बहुत गारंटीड था अंदर से कि सिलेक्शन हो जाएगा, बट ये था कि मतलब कहीं ना कहीं फीलिंग था कि मतलब टॉप 10 में तो आ जाऊंगा, बट वही रैंक 1 इज आइसिंग ऑन द केक बेसिकली। ओके, और वैसे भी रैंक 1 एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, वो किसी भी एग्जाम में हो बेसिकली, और ये तो काफी बड़ा एग्जाम है। ओके, तो सर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बात करेंगे आपकी जर्नी की। मतलब क्या आपने कैसे कब सोचा कि मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, थोड़ा सा उसके बारे में बात करके फिर हम मूव करेंगे आगे, प्लीज। मेरे को लगता है मुझे कोई अचीवमेंट चाहिए था लाइफ में। ओके। जब मैं जॉब कर रहा था और पहले से भी कुछ था अचीवमेंट। जब आईटी की तैयारी करता तब भी था कि मुझे लगा था कि इस चीज मतलब कुछ मिलेगा, हासिल होगा, एग्जाम निकालेंगे तो वो मेरा अचीवमेंट होगा लाइफ में। तो उस टाइम पे तो वो हुआ नहीं। फिर जब जॉब के टाइम पे था तो भी मुझे कुछ अचीवमेंट चाहिए था लाइफ में, कि कुछ ऐसा जो अचीव किया बहुत मेहनत से। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव गेट था जब मैं तैयारी कर रहा था। ओके। हाँ, जब मैंने कोचिंग लगाई तो मेरे को था कि गेट निकालेंगे, पीएसयू में जाएंगे, बस वहीं तक के अपनी जर्नी खत्म है। अच्छा। पर हुआ क्या कि गेट की तैयारी करते करते मेरे को ईएससी का भी, मेरे दोस्त के चक्कर में मुझे लगा ईएससी की भी तैयारी करनी चाहिए। ओके। तो फिर मैंने इसलिए तैयारी करी। तो वहां से फिर जो है मतलब ये ना गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के चक्कर में वहां से जर्नी स्टार्ट होती है मेनली। फिर वहाँ उस अचीवमेंट के चक्कर में मैंने शुरू किया एग्जाम की तैयारी करना। ओके। पर आप जॉब भी कर चुके थे, फिर जॉब करते करते आपने तैयारी करी, फिर इसमें कुछ डिफिकल्टी फील नहीं हुआ आपको? फील हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि जब जॉब आप शुरू कर देते तो फिर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। अच्छा। फिर ना आप वापस मुड़ के घर पे नहीं सोच सकते हैं। Okay. और मेरा तो मन भी था कि घर पे नहीं देखना वापस, क्योंकि तैयारी खुद से ही करनी है। तो वो एक चीज रहती है कि जब आपने जॉब कर लिया ना तो आप सोचते हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, घर वाले भी यही सोचते हैं। Okay. तो वो पूरा मैनेजमेंट कि अपना आप जितना आपने सेविंग्स करा आपको उसी से अपनी पूरी, मेरे को था कि उसी से पूरा मैं अपनी कोचिंग का खर्चा, अपनी पढ़ाई का खर्चा, रहने खाने सबका निकालना था मुझे। अच्छा। तो वो चीज रहती है कि जॉब करने का जो डिफिकल्टी है वो ये है, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज की जॉब करने का पढ़ने का मन ही नहीं करता है।
तो मेरे को 6-7 महीने तो अपने को उस सेटअप करने में लग गए कि पढ़ाई वाला जो बोर्ड है ना वो ऑन हो जाए। जो एक कॉलेज में बंदा होता है कि मैं 2 साल जॉब कर चुका था, किताब मतलब छूना बंद कर दिया था, तो वो थोड़ा डिफिकल्टी हुई थी। बट फिर वही है कि 6 महीने तो सेटअप मोड में चला है। ओके। और जो ये लड़ाई थी, जो ये बैटल थी, तो इसमें कभी बैड फेज भी आया होगा कि यार नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, या फिर कुछ दिख नहीं रहा है सामने, तो उस बैड फेज में आपने क्या किया, या फिर उस वो क्या बैड फेज था? बहुत मतलब इनिशियली मैं कहूँगा कि जब इनिशियल डेज थे तो बहुत ही ज्यादा बैड फेज थे। बैड फेज बहुत फ्रीक्वेंटली आते थे कि जब एक क्वेश्चन नहीं बना कोचिंग में और देख रहे हैं कि दूसरा वाला बना दे रहा है और दूसरा वाला सही जवाब दे दे रहा है, तो इतना डिमोटिवेटेड फील होता था कि यार कुछ नहीं हो पा रहा है। फिर कभी कभी दोस्त थे आपका, जैसे मेरा दोस्त था एक शशांक है, तो जब बना दे रहा है क्वेश्चन और मैं उसके बगल में बैठ के मेरे से नहीं बन रहा है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता था कि ऐसे कैसे हो रहा है। तो वो एक बैड फेज थे। वो फिर वो इम्प्रूवमेंट होते रहता है, फिर आप इम्प्रूव करते जाते हैं। उसके बाद जो बैड फेज आया कि जब गेट एग्जामिनेशन था तो उस टाइम पे उसकी प्रीलिम्स के पहले रैंक अच्छी आ रही थी, टॉप 50 में रैंक आ रही थी मॉक में, तो मुझे लगा अच्छा रैंक आ जाएगा। फाइनल डे में मेरा तबियत खराब हो गया थोड़ा मॉर्निंग में। मेरा पेट थोड़ा सा खराब हो चुका था उस दिन। उस चक्कर में मैं पेपर में फोकस नहीं कर पाया। तो उस दिन जो घर पे आया तो पेपर देके मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ मेरे साथ में। उस दिन मैं दहशत में दिन अपना। फिर जिस दिन रिजल्ट आया गेट का, उस दिन मुझे याद है कि मेरा एक फ्रेंड के साथ रिजल्ट देखा और हम लोग एकदम ऐसा लगा मातम छा गया गेट का रिजल्ट देख के। क्योंकि बिल्कुल 800 रैंक आई थी, बिल्कुल होपलेसनेस थे पूरा रूम में, इतना खराब लग रहा था रूम में। और उस दिन याद है मुझे कि उस दिन मेरा उसका कोल इंडिया लिमिटेड का एग्जाम था, उसी दिन संडे का दिन था, और मेरे को जाना था गाजियाबाद या कहीं उससे आगे, गाजियाबाद से बहुत दूर। और मैं बिल्कुल ही बिना सेंसेस के निकल गया था बस। पहले मेट्रो पकड़ी, फिर बस पकड़ी, फिर ऑटो पकड़ी, वहां तक पहुंचा, फिर वापस आया। और मीनवाइल मैंने पूरे रास्ते में डियर जिंदगी जो मूवी है वो मैंने देखी। अच्छा। मोटिवेशन के लिए, और मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा उसको देखने। एक बार और हुआ था जब बीपीसीएल में सिलेक्शन नहीं हुआ, और मैं बीपीसीएल के जब बीपीसीएल की मेरा कॉल आया था तो मुझे लगा कि बीपीसीएल मुझे ले लेगा क्योंकि मेरे पास एक्सपर्टीज है बेसिकली, 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस। तो और मेरे को लगा जीडी पूछते हैं, जीडी भी अच्छा, इंटरव्यू भी अच्छा दे पाऊंगा, तो दिक्कत नहीं है। तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होके गया था, कॉन्फिडेंट होके। और वहां पे जब मैं गया मेरे को जीडी में बाहर कर दिया। नोएडा में गया था, तो मैं वापस आया पूरा लटका के। अब मैं जब घर में आया तो इतना रोया, मैं इतना रोया होगा पहली, मेरे को ध्यान इतना रोया मैं कब होगा आखिरी बार। इतना रोया, मेरे को लगा यार गया, अब सब कुछ गया, अब कुछ बचा ही नहीं है। तो मैंने दिमाग में रखा था ना कि एक अटेम्प्ट में सब खत्म करना है, वो मेरे को उस दिन खराब होते दिखा। फिर बीपीसीएल से मेरे को 1 हफ्ता लगा उसको बीपीसीएल के सदमे से बाहर आने के लिए। अच्छा। तो रोज जाके मैं छत पे बैठ के मूवी देख रहा हूँ, दिन रात मूवी देख रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। मेरे दोस्तों ने किया, फिर मैंने मॉक दिया एक, उसके बाद फिर नॉर्मल आके तैयारी। और ये बता रहा हूँ जब पीएससी का जो मेंस एग्जाम था, ये 3 हफ्ते पहले की बात है बीपीसीएल का जो मेरा था। तो उस टाइम पे ये थोड़ा खराब दौर आया था। और फिर ये हो गया, एक खराब दौर आता जब इंटरव्यू वाला था कि इंटरव्यू में इतना पक चुका था टेक्निकल पढ़ के ना, मेरे को मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का। अच्छा। मेरा था क्या, तब यार इंटरव्यू हो जल्दी और मैं फ्री हो जाऊँ इस चक्रव्यूह से। अच्छा। वो मैंने वो साकेत में रह के मैंने जो दिन गुजारे हैं इतनी गर्मी में, वो भी मेरा खराब फेस था। वो तो मैं बहुत ही, उसको भी मैं अप्रिशिएट ही नहीं करता उस टाइम। और वैसे मेरा इंटरव्यू बहुत जल्दी हो गया। और वैसे मैं बता देता हूँ कि सर ने एक ही अटेम्प्ट में सब कुछ किया है। और दूसरा यहाँ से मोटिवेशन मिल सकता है कि मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 आया है आईएएस एग्जाम में, ईएससी एग्जाम में बेसिकली। और उससे पहले इन्होंने बीपीसीएल में भी वहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ, काफी जगह पे सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी इतना इनके पास था कि आगे जाके इन्होंने मेहनत किया और सब कुछ अच्छा हुआ फिर एट द एंड। और मैंने सुना एक चीज में मैं ऐड करूंगा, एक चीज ऐड करूंगा। मेरा ना इंटरव्यू, हर इंटरव्यू में जाके आईओसीएल का दिया उसमें नहीं हुआ, बीपीसीएल का दिया उसमें नहीं हुआ, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का दिया था उसमें भी नहीं हुआ था। मैं ना इंटरव्यू में एक ही कपड़े पहन के जा रहा था। जिस दिन मेरा ईएससी का इंटरव्यू था ना, मैं सबसे खराब कपड़े पहन के जाता था। अच्छा। मैं बोला यार मेरे को जाना ही नहीं है, कुछ नहीं हो रहा साला के कपड़े पहन के जाके अपना रिलैक्स होके जाऊंगा, एकदम भाड़ में जाए सब कुछ। जो पहले सोचते थे ना कि इंटरव्यू में ये बोलेंगे, बोला 0 माइंड से जाओ यार, देखा जाएगा जो होगा। कुछ प्लानिंग काम ही नहीं आ रही थी मेरी। अच्छा। फिर आप, मैं इंटरव्यू में बहुत परेशान हो गया था। आपके जो मार्क्स आए थे इंटरव्यू में वो काफी अच्छे मार्क्स थे या कैसे मार्क्स थे, मतलब रिटर्न मेरे ख्याल से इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स थे। अच्छा। रिटर्न इंटरव्यू में खास मार्क्स नहीं थे, मेंस और प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे मेरे। ओके। इंटरव्यू में तो ऑन एन एवरेज ही चला है।
ओके, तो ये थी जर्नी की बात, और अब हम चलते हैं हमारे जो वीडियो का मेन कंटेंट है उस पर। और उससे पहले मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और है, और बेसिकली जो ईएससी का जो कंटेंट है, सिलेबस है, उसके बारे में बहुत से लोग बात करते हैं यूट्यूब पे। हम बात करेंगे थोड़ा सा अलग, कि कैसे क्या किया सर ने और कैसे क्या करना चाहिए बेसिकली। उससे पहले एक चीज़, मुझे एक डाउट मैंने काफ़ी स्टूडेंट से सुना है कि एक रिक्वायरमेंट होती है ईएससी एग्जाम के लिए कि क्या फिजिकल मतलब चीज़ें होनी चाहिए एक स्टूडेंट के पास, जैसे कलर ब्लाइंडनेस का। कुछ लोग क्या करते हैं कि गेट के एग्जाम का तैयारी करते हैं तो सोचते हैं साथ में ईएससी का भी कर लेते हैं, सेम सिलेबस है, या कुछ भी ऐसा सोच के कर लेते हैं, बट एट द एंड उनको पता नहीं चलता कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो मैं एक बार उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ प्लीज। हाँ, इसमें मेनली रिक्वायरमेंट्स रहती है आपकी, जो है ना फिजिकल पैरामीटर्स जो है ना, आपका एक मेडिकल फिटनेस चाहिए होना है आपके सिलेक्शन के लिए। तो उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है जो आपको मतलब इनके जो नोटिफिकेशन है उसमें मिल जाएगी। जो आपने सही कहा कि जो ब्लाइंडनेस का एक लेवल है ना, एक फिजिकल डिसेबिलिटी का लेवल है, आपका हाइट है, उसका एक चीज है, कलर ब्लाइंडनेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और बहुत लोगों को डाउट भी है उस बारे में, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। तो यहाँ मैं बता दूं कि कलर ब्लाइंडनेस पे जैसे कुछ सर्विसेज या कुछ पोस्ट आपको नहीं मिल पाएगी, बट ऐसा नहीं कि आप कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं मिल पाएगा। आपको स्टोर सर्विसेज भी हैं रेलवे में जिसमें कलर ब्लाइंडनेस एक्सेप्टेबल है। तो इसके एक मेडिसी का एक है आपका पीडीएफ, है ना, वो आप शेयर कर दीजिएगा यहाँ पे। तो उसमें बहुत अच्छा डिटेल दिया हुआ है कि क्या स्पेसिफिकेशन, क्या रिक्वायरमेंट रहता है इसका, है ना। तो उसमें आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एग्जैक्टली हाँ, वो जैसे सर ने बताया कि हम उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे पूरी पीडीएफ को, तो आप देख सकते हैं उसमें, आपके जो भी डाउट्स हैं आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं जो हमारा मेन कंटेंट है उस पर। तो सर, जैसे कि सब लोग बात करते हैं सिलेबस की, वो हम बात नहीं करेंगे। आप बताइए कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी और आप क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए बेसिकली एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। मैं पहले तो लोगों को रियलिटी चेक करवा देता हूँ। हाँ, ये लोग सोचते हैं कि कोचिंग लगा लिया हो गया। मैं कहता हूँ कोचिंग तो बेसिक स्टेप भी नहीं है, कोचिंग तो मतलब एक कदम भी नहीं चला आपने, क्योंकि कोचिंग ना बहुत लोग लगा रखे हैं, और जो लोग कोचिंग नहीं भी लगा रखे वो भी पढ़ रहा है। तो कोचिंग, बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि कोचिंग ना लगाए कि लगाए, क्या करे। मैं कहता हूँ अगर रिसोर्स है, लगा सकते हो लगा लो, नहीं लगा सकते हो छोड़ दो। उसको सोचना ही नहीं बिल्कुल भी। कोचिंग वाला ना, वो अगर आपके पास है, टाइम है, पैसा है और आप लगा सकते हो तो लगा के फ्री हो जाओ। तो पहली बात ये होगी। दूसरी बात है ना कि आपको मतलब ना इस एग्जाम में आपको अपने आप को नॉर्मल जो आप हैं उससे एक ऑफिसर तक लेके जाना है। तो क्या है ना, ये ग्राफ जो है ग्रेजुअल होता है कि रोज इम्प्रूवमेंट है, रोज आपको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है अपने अंदर। जो कल गलती करी आज नहीं करनी है, और इम्प्रूव करना है और इम्प्रूव करना है। तो एक ग्राफ बनता है, आप यहाँ से लेके जाते हैं ऑफिसर वो लेवल तक है जिस लेवल पे आप एग्जाम क्लियर करेंगे। बिल्कुल। तो ये दौर होता है। बहुत लोग होते हैं ना जो गलती करते हैं कि पहले जोश में रहते हैं, फिर बहुत पढ़ लेंगे, फिर एकदम डाउन आ जाएगा। तो साला जब डाउन आया तो उनका चलते रह गया, एक दो हफ्ते डाउन खराब ही चलेगा, फिर इसको दोबारा पढ़ेंगे, फिर जोश में आते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं। तो ये जो 2 हफ्ते आपने लूज कर दिए ना, उस 2 हफ्ते में सब आगे निकल गया आप तो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। तो लोग ये गलत करते हैं। आपका जो तैयारी है सस्टेनेबल होना चाहिए, धीरे 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 आगे बढ़ना चाहिए आपको, है ना। एक ही दिन में सब नहीं खत्म करना है। आपके पास पूरा टाइम है, मतलब 8 महीने, 10 महीने, 1 साल। उस 1 साल में आपको सिलेबस कवर करना है, तो बड़े आराम से प्लान करके हो सकता है। ये लोग मिस कर जाते हैं स्ट्रेटेजी में। कुछ लोग मिस करते हैं कि रिवीजन नहीं करते हैं। वो इम्पोर्टेंट है, रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, अगर आप तैयारी में आ चुके हैं तो बीच रास्ते में सोचना नहीं है कि तैयारी क्यों करी थी। आप तैयारी करना शुरू कर दिया ना, तो शुरू कर दिया। आप एग्जाम निकालो, उसके बाद सोचो कि जो किया वो सही किया कि नहीं किया, कि कुछ और करने लगा। एग्जैक्टली। बीच में सोचना ही नहीं है ये तैयारी स्टार्ट क्यों करी थी। बहुत लोग होते हैं ना बीच में सोचते हैं यार तैयारी स्टार्ट क्यों करी, कुछ और कर लूं, मेरा दोस्त वहां चला गया, एमएस कर लेता हूँ, एमटेक कर लेता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ, तैयारी क्यों कर रहा हूँ, है ना। अगर ये टाइम भी आपने लूज किया ना, फिर पीछे रह गया। और ये हम सब जो दोस्त लोग हैं आपस में, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, मैंने भी किया, बट मैं बता रहा हूँ कि इसको बहुत मिनिमम रखो। मैंने भी एक टाइम के बाद ना बोला यार जो होगा ना देखा जाएगा, एक बार एग्जाम निकालू। तो एग्जाम निकाला नहीं है, पहले ही सोच रहा हूँ कि निकाल के करना क्या है, या नहीं निकलेगा तो क्या होगा, निकाले तो पहले। तो वो बीच वाला जो थॉट प्रोसेस वो छोड़ देना है। और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, नोट्स बनाओ और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, और मतलब ना क्या बोलते, एक स्मार्ट नोट्स हो, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख के समझो कि क्या आ रहा है उसी पे फोकस करो। लोग बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स ही पढ़ते रह जाते हैं, लोग नोट्स पढ़ते हैं सोचते हैं नोट्स में सब कवर हो जाएगा। बेसिक आपको उतना पढ़ना है जितना आपको समझ में आ सकता है। जब आप क्वेश्चन समझ सकते हो ना, उतना पढ़ना है। तो वो नोट्स डिफाइन नहीं करेगा ना, वो बुक्स डिफाइन करेगा, वो आप डिफाइन करोगे।
मेरे को जहाँ तक समझ में आ गई चीजें, जहाँ तक मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं पेपर के, वो उतना मेरा तैयारी का लेवल होना चाहिए। तो वो बुक्स पढ़ना है, कोचिंग लगाना है, जो करना है वो करिए। पर आपको एक लेवल लेके आना पड़ेगा कि आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा आपको सोल्यूशन दिखने लग जाएगा। राइट, होता है। ओके, एक चीज और मेरे दिमाग में अभी आई है कि ये तो हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन के टाइम की, तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे कि बिफोर प्रिपरेशन जब हम लोग आते हैं, कुछ सोच कर आते हैं कि हमें ये कोचिंग करनी है या फिर इस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, तो उससे पहले भी हमें अपने आप को जज करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए कि क्यों काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेज से हैं, आप भी प्राइवेट कॉलेज से थे, या फिर बोले तो उनके पास बेसिक नॉलेज बहुत कम है। तो उस कैटेगरी में या फिर उस टाइप के स्टूडेंट्स को क्या मतलब जज करना चाहिए अपने आप को कि यार हमारा लेवल उस लेवल तक पहुंच पाएगा, कैसे मतलब जज कर पाएगा अपने आप को? मैं जो कॉलेज गोइंग, दो तरीके के लोग होते हैं, जो कॉलेज गोर्स होते हैं, जो कॉलेज जाते हैं, एक है जो निकाल चुके हैं। जो कॉलेज जाते हैं ना, वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट में अपने आप को मास्टर करिए, उस सब्जेक्ट में अपने आप को डेवलप करिए, और फिर देखिए कि जब आप बीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं उस सब्जेक्ट के या गेट के लगाते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से अप्रोच करके आपको समझ में आया कि आप उस लेवल तक जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। ठीक है, जो लोग कॉलेज से निकल के तैयारी करने लगते हैं, उनको सबसे पहले अपने आपको 6 महीने देना चाहिए। जैसे मैंने अपने आपको 6 महीने दिए थे, है ना। जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी और जब मैंने एक्चुअली डिसाइड किया कि हाँ मेरे को यही करना है और जॉब छोड़नी है, तो मैंने अपने आपको 6 महीने दिए, जिसमें मैंने इम्प्रूवमेंट लाया अपने अंदर, रोज यही करना है। ये जो मैंने बोला ना, सेल्फ डाउट नहीं चाहिए बीच में, वो नहीं आने दिया। इम्प्रूवमेंट लाते गए और फिर एक टाइम पता चल जाता है, मैं बता रहा हूँ आपको, जब वही सब्जेक्ट आप पढ़ते हो और जब क्वेश्चन बनने लगते हैं ना, जो आपके टफ सब्जेक्ट है, जब उसके क्वेश्चन आप बनाने लगते हो तो फीलिंग आ जाता है कि मेरी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ये चीज आपको लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली मैं करना चाहता हूँ तैयारी कि नहीं करना चाहता हूँ। उसके लिए उसको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसमें, यही तैयारी करनी कि नहीं करनी। बहुत लोग सिर्फ दूसरों का देख के आ जाते हैं। मुझे लगता है कि सही बात है, अगर आप इंटरेस्टेड हो दूसरों का देख के और आप 3 महीने भी अपने आप को खींच पा रहे हैं तैयारी में, तो फिर ये तैयारी आपके लिए। अगर 3 महीने में आप बोर हो गए और आपसे नहीं हो रहा है, तो फिर मुश्किल है आपका आगे मतलब एंड तक पहुंचना। ये तो मैंने बहुत लोग देखा है जो बीच में दम तोड़ देते हैं। जो फिर जो ऐसे होता है कि जब प्रीलिम्स आ रहा था, मैंने देखा था काफी लोग को, जो प्रीलिम्स आ रहा था तो वो सोचे कि यार अब नहीं हो पाएगा, 1 महीने प्रीलिम्स के दम तोड़ दिया, कहते हैं यार अगले साल की तैयारी करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि हालांकि मेरे लिए खुशी की बात थी, क्योंकि कंपटीशन कम हो रहा था, क्योंकि लोग कम हो रहे हैं तो कंपटीशन कम हो रहा है। ऐसे भी लोग मैंने देखा है मेंस में, जिन्होंने मेंस का पहला पेपर दिया और सेकंड पेपर दिया ही नहीं, छोड़ दिया, बोला कि नहीं निकल पाएगा। तो इस तरीके की तैयारी करके कोई मतलब नहीं है। मतलब मेरे को लगता है कि वो झोंकने वाली बात होती है, अपने आप को थोड़ा जुनून रखना पड़ता है कि पूरा ही लगाना है, जितना आपके अंदर एक एनर्जी है सब यूज करना है उसको, ये रहता है। राइट। अरे एक चीज और मैं जैसे पूछना चाहता हूँ पर्टिकुलरली ईएससी वाले एग्जाम के लिए, कि प्रीलिम्स में काफी नंबर ऑफ टाइम थोड़ा कम रहता है, क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं सिली मिस्टेक्स के। तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो काफी हार्ड वर्क करते हैं, जेन्युइनली हार्ड वर्क करते हैं, बट कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स में मार खा जाते हैं। 5x10 को 50 500 कर देंगे ऐसा करके। तो वो सिचुएशन आपके साथ भी आती थी या फिर आपने कैसे ओवरकम किया इस चीज को? बिल्कुल आती थी। मैं इतनी सिली मिस्टेक्स, इतनी फालतू की मिस्टेक्स होती थी ना, और वो यही मैं कह रहा हूँ ना, जो आपको रोज छोटा छोटा इंप्रूवमेंट है, वो यही है कि जब 5x10 जल्दबाजी में 500 नहीं करोगे ना, वही इंप्रूवमेंट है। तो मैं क्या करता था कि जैसे मैंने मॉक किया तो उसमें जो मैंने सिली मिस्टेक करी ना, मैं हर एक सब्जेक्ट का मेरा वो था, नोट्स था, तो उसके पीछे मैं लिखा था कि मैंने इसमें ये गलती करी, एग्जैक्टली पूरी चीज। फिर उसके बाद हर सब्जेक्ट में मेरे ऐसे नोट्स बन गए थे बहुत सारे, कि मेरी मिस्टेक का एक नोट्स था कि मैं क्या क्या गलती कर रहा था सब्जेक्ट में। फिर मैं वो रोज गलतियां, जब सुबह मैं टहलता था छत पे, तो सुबह मैं उसको पढ़ता था, रोज वो गलतियों को पढ़ता था एक बारी, ठीक है, और उसको रिवाइज करता था गलतियां अपनी। तो जब नेक्स्ट टाइम अगर मैं एग्जाम में गया और मान लो मैंने वो गलती नहीं करी है ना, तो मैं उस पे आके टिक मार्क करता था कि आज मैंने गलती नहीं करी। अगर 3 टिक मार्क लग गए, मतलब मैं इससे आ चुका हूँ ऊपर, तो उसको फिर वहां से काट देता था अपने नोट से। फिर ऐसे करते करते मैं गलती को रिवाइज करता, और कोई गलती जो बहुत बड़ी, बहुत रिपीट हो रही ना, बड़े बड़े अक्षरों में पेपर में लिख के दीवार में चिपका दिया। तो मतलब ये चीज है, ये अच्छा तरीका है सर ने बताया कि अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं इस चीज को, कि आप अगर आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं तो आप उसको नोट डाउन करिए और फिर उसको मार्क करिए कि यार मैं इसको बार बार कर रहा हूँ तो मुझे दोबारा नहीं करना है। दैट्स द वे यू कैन ओवरकम दिस थिंग, राइट। तो एक चीज और मैं दिमाग में आता है कि जैसे आपने जो प्रिपरेशन करते टाइम पे आपका अगर रैंक अच्छा नहीं आ रहा है, तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं। बिल्कुल उनके पास रहता है कि यार मेरा नहीं हो पा रहा है, या मैं लैग कर रहा हूँ किसी चीज में, या फिर सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पा रहा हूँ पर्टिकुलरली। तो वो सिचुएशन आपके साथ आई थी या फिर नहीं आई? तो अगर आती है तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को?
मैं बहुत आई थी, बहुत ही गंदे तरीके से आई थी मैं कहूँगा। मुझे याद है जब पहला मॉक मैंने दिया था और मॉक मैंने जॉब छोड़ी तो उस टाइम पे फ्लूइड मैकेनिक्स मेरा अच्छा हो गया था और मेरे को फ्लूइड मैकेनिक्स से बहुत डर लगता था। तो मैंने उसके बाद जॉब छोड़ी। जब मैंने पहला मॉक दिया तो मेरी रैंक इतने 1000 में आई है ना, गिनती नहीं है उसका। तो मैं मतलब 10,000 लोग थे तो मेरी 7,000 रैंक आई थी पहले मॉक में। और किसी एक दोस्त ने मॉक भी कर दिया था कि जॉब छोड़ दी इस रैंक के लिए, ठीक है। तो उस इतनी खराब रैंक भी आई थी, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। और जो मेरे को याद है जो लास्ट मॉक था ना उसमें मेरी रैंक 1 भी आई थी, ठीक है। तो ये ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट मेरे को इतना समझ में आ गया था कि एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। और मैं देख लिया था कि आपकी कंपटीशन भी IIT NIT के भी देख लिया था मैंने कि काफी लोग रहते हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो मेरे को इतना समझ में आ गया था एक दिन में तो नहीं आएगा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा भाई साहब, वो मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा। तो सोचिए उस दिन जो 7-8 हजार रैंक आई थी उसके बाद आखिरी में 1 भी आई थी। तो वो यही ग्रेजुअल जो है वही चीज है। तो मतलब आता है लोगों का, लोग को कुछ नहीं है यार, मैं बता रहा हूँ सिंपल हार्ड वर्क है कि मेहनत करनी है, अपने आप रैंक इंप्रूव होती है। गलतियां इंप्रूव करनी है, अपनी गलतियां सुधारनी है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बस ये मेन है। ओके एक चीज और मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जो काफी हार्ड वर्किंग है, देखने में उनको देख के लगता है कि यार जेन्युइनली ये स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, है ना। और उसको भी अगर वो मतलब रिजल्ट जब उसका आता है, फॉर एग्जांपल ASC उसने दिया है तो उसका रिजल्ट जैसा सोचते हैं बाकी लोग या फिर खुद सोचते हैं वैसा नहीं आता है। मतलब कई केसेस ऐसे भी हैं काफी हार्ड वर्क करने के बाद भी उनका रिजल्ट नहीं आता अच्छा। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, मतलब उस काइंड ऑफ सिचुएशन में मतलब स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? यार इसमें 2 तरीके की सिचुएशन हो जाती है। एक है कि मान लो आप स्टार्ट अच्छा पढ़ रहा था और आपका रैंक भी अच्छा था, मॉक में आप अच्छा चल रहे थे, आखिरी दिन मान लीजिए कुछ खराब हो गया, कुछ पेपर में ऐसा कुछ आ गया कि आप थोड़ा सा नहीं संभाल पाए खुद को और आप नहीं कर पाए अच्छा, या कुछ और चीजें भी हो गई, है ना, जो आपके बट्स में नहीं थी। तो ये तो यार मैं कहता हूँ बैड लक वाला सिचुएशन है सीरियसली। इसमें तो आप कुछ नहीं सकते हैं। एक होता है दूसरा जो आप बता रहे थे हार्ड वर्क, जो आदमी सिर्फ मेहनत कर रहा है, लगा है 15-16 घंटे, बट यार अप्रोच ही सही नहीं है ना। एग्जाम में आपका मेन है, लोग बहुत, मैंने देखा बहुत लोग, क्योंकि मैंने ESC की भी करी थी, मैंने CSC की तैयारी करी थी, मैंने देखा लोगों को कि लोग ना सिर्फ पढ़ रहे हैं, बट आपका मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्वेश्चन सॉल्व होना है आपसे, आपको किसी क्वेश्चन को बनाना है, तो वो ऑब्जेक्टिव रखना है। सिर्फ पढ़ने से थोड़ी कोई मतलब है यार, आपके फिंगर टिप्स पे अगर फॉर्मूला है कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप आंसर नहीं ना पा रहे हो। तो वो चीज है, लोगों को प्रैक्टिस बहुत करनी होती है, लोग पढ़ते बहुत ज्यादा है, वो नहीं करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन को समझना है। मैंने एक नोट बनाया था अपने टेबल के सामने, मैंने लिखा था कि क्वेश्चन जो है ना वो मेरा दोस्त है, पर कब, जब मैं उसको समझ जाऊंगा तब, तो उससे आंसर खुद ही निकल आएगा। तो आपको क्वेश्चन को समझना है। ये लोग मिस कर जाते हैं, क्वेश्चन समझते नहीं है। और मेरी भी आदत थी कि पहले क्वेश्चन आधा पढ़ा और साला सोल्यूशन निकालने चला गया। तो मैंने बहुत हैबिट बनाई कि मैं पेन उठाना बंद कर दिया था, जब तक मैं क्वेश्चन समझ नहीं आएगा मैं पेन उठाता नहीं था। एक बार पहले क्वेश्चन समझा, दिमाग में पूरा सोल्यूशन बन गया, उसके बाद मैंने पेन उठाया, फिर मैंने सोल्यूशन किया। ये मैंने घर में प्रैक्टिस स्टार्ट करी, तो मेरे को धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आने लग गए। मेरी बहुत खराब आदत थी फटाफट देख के सिर्फ आंसर करने की। और तो ये चीज, ये वही है, ये भी स्ट्रेटेजी है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट है। हाँ, और सर ने बहुत सही बात बोली है कि अगर काफी स्टूडेंट्स, क्या मैं भी ऐसा करता था जब मैं तैयारी करता था कि क्वेश्चंस को जैसे लगा कि एक लाइन पढ़ा कि लगा कि ये तो ऐसे होने वाला है, तो वही फॉर्मूला लगा के अप्लाई करके स्टार्ट कर दिया। तो और ESC में यार इसका एक रीजन भी है ना कि हाँ बताओ। नहीं आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ इसका एक रीजन है ना, क्योंकि हम लोग इतना क्वेश्चन देखते हैं ना कि 4 लाइन लिख के लगता है ये तो वही क्वेश्चन से सिमिलर है, तो ये ऐसी आंसर होगा। तो मतलब वो ट्रेजेक्टरी दिख जाती है कि अरे ये ऐसा आंसर होगा इसका, तो आदमी बाय डिफॉल्ट वो सोचने लग जाता है कि ये ऐसे ही प्रोसीड होगा, और फिर ये गड़बड़ है। मैं इतना मैंने बता ना, इतना मेंटल प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है इस सब में। तो यही चीज मैं समझ सकता हूँ आपने भी फेस किया होगा। राइट, और हर स्टूडेंट्स करता है, और यही डिफरेंस है ऑल इंडिया रैंक 1 और दूसरे रैंक्स में, कि अगर आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ लेंगे, अपनी मिस्टेक से पकड़ लेंगे कि कैसे मैं चीजों को ओवरकम करूं, इंप्रूव करूं, तो रैंक अच्छा आएगा, ऑब्वियसली रैंक अच्छा आएगा। और आपके सामने एग्जांपल है अभी। सही बात है। तो सर एट द एंड ऑफ दिस मीटिंग मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप बताना चाहेंगे मोटिवेशन को लेके हमारे स्टूडेंट्स को, या फिर आपका मोटिवेशन क्या था आपके टाइम पे, आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे?
मेरा कहना है कि मोटिवेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अपने आप को पुश करने का, और इसलिए सही मोटिवेशन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं ना कि मोटिवेशन मतलब वो होता है कि किसी को देख के आ रहा है, कुछ एक्सटर्नल आ रहा है। मैं कहता हूँ मोटिवेशन इंटरनल है। आप ना खुद ही अंदर में वो फायर रखनी पड़ेगी। तो मेरे लिए मोटिवेशन हमेशा जो रहा है, मेरी मम्मी रहे है ना, उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया। मैं क्योंकि जो मेरे को समझ में, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरा रूटीन था एक ही काम रोज करना है। और जो मम्मी मेरे हाउसवाइफ है, उनका भी रूटीन है एक ही काम रोज करना है। तो उनसे बेस्ट कौन मोटिवेट कर सकता है यार वो काम करने का। और बोलते भी थे कि होम मेकर आर द बेस्ट मैनेजर्स। तो वो चीज मेरे को समझ में आई, तो मैं उनसे बहुत मोटिवेट होता था। मैं उनसे स्टोरी पूछता था कि आप कैसे अपने आप को रोज पुश करते हैं कि वही काम करना है, जब बीमार है तब भी आप पुश कर रहे हैं वही काम करना है। तो वो बताते थे कि मैं ये सोचती हूँ या ये सोचती हूँ कि मैं तुम लोग का सोचती थी, तुम लोग मेरा सोच के पढ़ाई करो। तो हमेशा उन्होंने काफी मोटिवेट रखा है ऑल अराउंड दी जर्नी जो रही है मेरी। प्लस जो आपकी लाइफ की स्टोरी रहती है, आप जो भी आपने स्ट्रगल देखे होंगे आज तक के, है ना, वो स्ट्रगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किसी मेरे सीनियर ने या किसी टीचर ने कहा था कि जो आपके लाइफ के स्ट्रगल्स है ना, वो डिफाइन करेंगे आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या आगे बढ़ के ना। तो उनको छोड़ना नहीं है आपको। आप जो हैं, आप जहाँ से आए उसको पकड़ के रखें और वही पुश करता है। और मेरे को भी यही था कि मैं डिस्कस करता था ये कि मैं जहाँ से आऊँ मैं उसको ना भूलूं। जिन लोगों के बीच में रहा हूँ या जो मैंने स्ट्रगल देखे मैं उनको ना भूलूं। यही वो लोग हैं, जब मैं सक्सेसफुल बनूंगा या मैं कुछ अचीव करूंगा तो यही वो लोग हैं जिन पे वो इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप समझे। तो जैसा प्राइवेट कॉलेज हो गया, जब बना तो मेरे को इतने लोगों ने मैसेज किया कि सर हम भी प्राइवेट कॉलेज के हैं, क्या मतलब हम लोग कर सकते हैं, हमको देख के लग रहा है आप वो कर सकते हैं। बहुत लोग के इंस्टाग्राम में मैसेज आते हैं। एक और बंदे ने किया था, वो किसी स्टेट पीएससी में निकाल लिया उसने कहा कि वो मेरा वीडियो देखता था, उसको इतना मोटिवेट लगता था कि मैंने किस तरीके से अपनी जर्नी करी है, तो उसने स्टेट पीएससी निकाला, मुझे मैसेज किया उसने इंस्टाग्राम पे। एक और है जेई है जो बीएमसी में है, उसने मुझे बताया कि कैसे उसको मतलब हमने डील किया, बहुत ज्यादा तैयारी गाइडेंस किया और उसको बताया कि तैयारी कैसे करनी है। तो इस तरीके से मतलब जो है ना, कुछ मोटिवेशन है, कुछ अपनी स्टोरी है, उसको बटोरते हुए रखना है और ऐसी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। फिर बस थोड़े पार्ट की बात है, उसके बाद तो क्या है कि जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप नॉर्मल मोड में आ जाओगे अपने। बस वही। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि बहुत लोग ना मोटिवेशन वीडियो देखते हैं और सोचते हैं मोटिवेशन वीडियो से आपको ना अंदर से मोटिवेशन है। मोटिवेशन वीडियो देखो वन टाइम, समझने के लिए कि उसकी क्या स्टोरी थी, कैसे उसने अचीव किया, बस नहीं ना। मोटिवेशन स्टार्ट होता है, फिर एंटरटेनमेंट स्टार्ट हो जाता है। ऐसे करके करते ना पूरा खत्म हो जाएगा दौर। और यही था कि मेरी तैयारी में नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो यूट्यूब, कुछ नहीं यूज किया मैंने। अच्छा। और मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा मोटिवेशन में, कि जब मेरा मेंस का एग्जामिनेशन था, जो मेरा मेंस की कोचिंग चल रही थी, तो मेरा एक बैचमेट था जो मेरी मतलब हम लोग का जो सेक्शन था उसमें ही था, वो तैयारी कर रहा था। हरिशंकर नाम है उसका राइट हैंड नहीं है, वो लेफ्ट हैंड से मतलब पूरा लिखता था। मैंने उसको देखा जब पहली बार, और जब मैंने देखा उसको तैयारी करते करते ना, मुझे लगा कि मेरा कंपटीशन ये है, मतलब मेरे को इस विल पावर से लड़ना है कि मैं रोज जब भी निकलता था कोचिंग से, मैं उसको देखते हुए निकलता था कि मुझे लगता था कि मुझे यहाँ से फाइट करना है, मतलब ये है जिसके विल पावर से मुझे लड़ना है, क्योंकि इसने मेहनत करी है बहुत ज्यादा ना। और आज वो 2019 में EAC सिलेक्ट हो चुका है, वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे उससे कांटेक्ट भी हो चुका है। बट उस बंदे से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, बहुत मोटिवेटेड हूँ। तो वो एक है कि आपको अपने आसपास मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा ना। वो YouTube पे जाके मत ढूंढिए, तो कोई चीज कर रहा है वो मोटिवेशन को ढूंढिए। आपको तो वो नहीं करना है, आपको तो पढ़ाई करनी है। राइट। और वो उससे फिर वही है, आपने जैसे बताया कि एंटरटेनमेंट मिल जाता है मोटिवेशन की जगह, साथ में टाइम पास जो हमें पढ़ना था 1 घंटा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। साला गाना चालू होगा ना तो आदमी भूल जाएगा कि टाइम कितना निकल गया। इतना मैं बता रहा हूँ ना, अपना दिमाग इतना बेवकूफ बनाते हैं ना तैयारी के वक्त कि बैठे बैठे कब 4 घंटे निकल जाएंगे हवा नहीं लगेगी। और मेरे साथ हुआ है ये। स्टार्टिंग में सोचा था गाना सुन लेता हूँ, दो गाना सुनते सुनते 10 गाने हो गए। तो इतना गाना सुनने लगा। फिर मैं गुस्से में आके क्या करता था, अपना फोन स्विच ऑफ किया, फोन को कबर्ड में रखा, कबर्ड को लॉक किया, कबर्ड लॉक करके चाबी कबर्ड की इसमें दाल या चावल के डब्बे में डाल दी और वहां लिख दिया बाहर की छूना मना है। अच्छा। इस तरीके से मैं करता था ताकि इसी तरीके से मोबाइल से आदत छूट जाए, और फिर छूट गई। और मैं बता दूं एक फनी पार्ट, इसमें क्या हुआ कि
जब फाइनली मैं एक्टिव हुआ फेसबुक में या व्हाट्सएप पे, जब मेरा रिजल्ट आ गया उसके बाद, तो मेरे दोस्त लोगों ने, एक मेरे बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि यार मुझे लगा कि तू मर गया है क्योंकि कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा। लोगों को लग ही नहीं रहा कि कहाँ गया, किसी का हवा ही नहीं। अच्छा, और फिर सब कह रहे हैं यार तू ऐसे कैसे मतलब निकाल लिया, किसी को पता ही नहीं है कुछ भी। तो इस तरीके से अंडरग्राउंड होना पड़ता है, मैं कह रहा हूँ। बाद में बता रहा था लेवल क्या होता है। और दूसरी बात ये है कि आजकल तो इंस्टाग्राम का जमाना है और मतलब रील्स का जमाना है, तो आजकल तो टाइम का पता ही नहीं चलेगा। तो सोशल मीडिया से जितना दूर रहेंगे एट द टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन, तो उतना अच्छा रहेगा बेसिकली। ओके, तो ये मैं एक बात ही कहना चाहता हूँ इसमें, एक और चीज प्लीज यार, लो आईक्यू कंटेंट देखना ना बंद कर देना सब लोग। लो आईक्यू कंटेंट देखना ही नहीं जिसमें भी पढ़ाई के दौरान बाद में जब देखना देखो, पर अभी लो आईक्यू कंटेंट मत देखना। ये टिकटॉक इंस्टाग्राम रील ना बिल्कुल मत देखना, और बर्बाद हो जाओगे तुम सब। वही मैं बोलना चाह रहा था कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है एक तरह का, और जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास समय का बहुत ही कमी रहेगा, और समय को मैनेज करना है आपको किसी न किसी तरीके से, और अच्छा रैंक लाना है और अच्छी लाइफ लेनी है बाद में, तो आपको ये सब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओके, तो ये रही सर की जर्नी, सर ने जो स्ट्रेटेजी बताई वो सब। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं थोड़ा आपकी जॉब के बारे में, कि आपकी जॉब कैसी है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको, कैसे आप लोगों से डील करते हैं, और आपकी क्या सैलरी है, इस सब के बारे में प्लीज़ थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाँ, फिलहाल जो हम लोग की पोस्टिंग्स होती हैं, जैसे अभी मैं IRC में हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, तो हमारी डिवीजन में पोस्टिंग होती है। आपके मतलब सब स्टेशन में पोस्टिंग होती है, ठीक है, सब डिवीजन में पोस्टिंग होती है, वर्कशॉप पे पोस्टिंग होती है। ऐसे बहुत सारे यूनिट्स है रेलवे के, वहाँ आपकी पोस्टिंग्स होती हैं। मेरी पहली पोस्टिंग एज एन असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर है यहाँ पे प्रताप नगर वर्कशॉप वडोदरा में, तो मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ। ठीक है, मेरा मेन काम जो है, जो भी हम लोग यहाँ पे जो वैगन्स है, जो आपका मालगाड़ी होता है, उसको मेंटेन करते हैं। उसका एक स्केड्यूल होता है, एक साइकिल होता है, वो आता है, हम उसको रिपेयर करते हैं, उसको अच्छा बना के हम उसको वापस चलाने के लिए भेजते हैं। तो एक साइकिल, एक प्रोसेस है, उसमें जो मेन रिक्वायरमेंट है, मटेरियल रिक्वायरमेंट है, उसको इंश्योर करना। जो सिस्टम चल रहा है, मान लीजिए सिस्टम चल रहा है, कुछ उसमें क्वालिटी चेक करना कि कुछ भी क्वालिटी, मतलब बेसिक बता रहा हूँ, वेल्डिंग हो गया, नट बोल्ट हो गया, और कुछ भी क्वालिटी, मेजरमेंट क्वालिटी, गेजिंग क्वालिटीज, तो उस क्वालिटीज को देखना, उसको इम्प्रूव करना। क्या हमारा एक्सपांशन प्लान है इस वर्कशॉप का, उसको मतलब इम्प्लीमेंट करना। जो भी डेली प्रॉब्लम्स आ रही है उनको कवर करना, और जो भी एक एफिशिएंसी बढ़ाने का काम है ना, वो हम लोग जनरली, वो एज एन ऑफिसर मेरा रोल मेन होता है। ठीक है, मेरे को काम करना है इसकी एफिशिएंसी और इसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए आगे प्रोडक्ट की। तो ये मेरा मेन होता है, और इसी पे मेरा मेन फोकस है पूरा। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा होता है रिसोर्स मैनेजमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जॉब होता है एक ऑफिसर का, और वही मेरा मेन है रोल। बात करेंगे सैलरी की, तो अभी मेरा फिलहाल लेवल 10 चल रहा है, जिसका डिटेल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, है ना। तो उसमें आपको सैलरी बहुत अच्छी है गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो उसका आपको सोचना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। और वो आपको डिटेल जो है ना आपको मिल जाएगा। अभी लेवल 10 चल रहा है मेरा, तो उसमें लेवल 10 का सैलरी डिटेल सारा मिल जाएगा। ग्रोथ होते होते वो आगे लेवल बढ़ता रहता है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं इंटरनेट पे लेवल 10 का कितना सैलरी है। तो सैलरी का मैं कुछ इसलिए पूछा मैंने, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ये पूछना चाहते हैं पहले, तो इसलिए मैंने पूछना चाहा सर से। ओके, तो चलते चलते सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि ऑल इंडिया रैंक 1 जब आपका आया तो कैसा माहौल था, कैसा मतलब अपने किसको डेडिकेट करना चाहेंगे आप ये ऑल इंडिया रैंक 1, और जब रिजल्ट आया तो आपको कितना विश्वास हुआ था, क्या मतलब सच में ऑल इंडिया रैंक 1 है, कितनी बार चेक किया था आपने, ये थोड़ा सा बताइए इस बारे। हाँ, मैं ना जब रैंक 1 आया तो मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था, ऑफिस वाले फ्रेंड गुड़गांव में। तो जब मेरा रैंक आया तो मेरे एक दोस्त का कॉल आया, तो उसने मुझे कहा कि तेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने उससे पूछा कितना रैंक आया, तो उसने मुझे रैंक नहीं बताया, कहता है कि सिलेक्शन होगा, रैंक पता नहीं है। तो वो तब समझ नहीं पाया कि उसको रैंक भी वही बोलते हैं। तो मेरे को तब एकदम से थोड़ा मोमेंट बन गया मेरा लाइफ का, अच्छा रैंक आ चुकी है और अब अपना सिलेक्शन हो चुका है। तो एक जो शांति होती है ना, एक होता है जो स्ट्रगल होता है, वो चीज था। तो मैं शांत होकर बैठ गया। फिर मेरे को मेडीसी से किसी का कॉल आता है, कहते हैं आपका रैंक कौन है। मैंने कहा कि सर मेरा इतना रोल नंबर है, आप श्योर है? तो कहते हैं हाँ हाँ बहुत श्योर है, आपका ही रैंक कौन है, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसके बाद मेरे को समझ आना बंद हो गया। क्या मेरे को ना दिखना बंद हो गया। मैं गुड़गांव में था, साइबर हब में,
मेरे को दिखना बंद हो गया यार, मेरे को लिटरली किसी की, मेरे दोस्त लोग खड़े हैं, मेरे को शक्ल नहीं दिख रही। अच्छा। मैं उस जगह पे खड़ा ही नहीं था। मेरे को समझ, मैं वहां से चल रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, सब धुंधला दिख रहा है। और जो मेरी जर्नी थी ना पूरी, वो जर्नी मुझे पता नहीं मेरे दिमाग में चलने लगी, रिवाइंड होने लगी, चल रही है चल रही है चल रही है चल रही, रुक ही नहीं रही है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मैं उसके बाद मैं मेडिसी में गया, ऑफिस में एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या चल रहा है। फिर वहां से घर आया, मेरे को रात भर नींद नहीं आया, मैं रात भर नहीं, और मैं इतना थका हुआ था उस दिन मैं किसी का इंटरव्यू देकर आया मॉर्निंग में। मैं साकेत में था, मतलब वहां से फिर मैं गाजियाबाद गया, इंटरव्यू देके वापस आया, फिर मैं गुड़गांव गया, दोस्तों से मिला। मैं दिन भर से सोया नहीं था, और मैं रात भर भी नींद गया। मतलब मैं उस दिन ऐसा था कि मैं 24 घंटे बिना सोए निकाल दिए थे, और मेरे को नींद ही नहीं आ रहा था। और इतने कॉल आ रहे थे, इतना, मैं कह रहा हूँ ना, इतना अच्छा वाला मोमेंट था। जब मैंने अपने पापा को बताया तो वो इतने ज्यादा खुश हो गए। और इसको तो अगर ये जर्नी को मैं डेडिकेट करूंगा तो अपने पेरेंट्स को और मेरे दोस्तों को, जो दोस्त लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया, इन्होंने मेरा हर मोमेंट पे, मतलब पर्सनली, इमोशनली, फाइनेंशियली, इन सब ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। और वो जो दोस्त बनते हैं ना, वो मेरे मतलब जिंदगी के बेस्ट दोस्त है, अभी भी मेरे साथ में। और मुझे लगता है कि हम एंड तक साथ जाएंगे लाइफ के। इतनी अच्छी दोस्ती होती है, तैयारी में दोस्ती ही अलग होती है। जैसे बहुत लोगों की आईटी तैयारी करते हैं जब तो दोस्त बनते हैं, उसी तरीके के मेरे ये दोस्त लोग हैं। तो इन्हीं लोग को, ये दोस्त हैं और पेरेंट्स हैं, इन्हीं लोगों की वजह से ये रैंक हासिल हुई है। बट मैं कह रहा हूँ इसका फीलिंग ही अलग है, मैं अभी भी याद करूँ तो मुझे मजा आता है। राइट। और मेरे को भी लग रहा है एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे ऑल इंडिया रैंक 1 ले आया, तो ये आप अपने आप में एक मोटिवेशन है और अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि कैसे, मतलब आपका भी एक कॉलेज प्राइवेट कॉलेज से ही है, मतलब प्राइवेट कॉलेज ही है, IITs NITs नहीं है, और फिर भी आपने ऑल इंडिया रैंक 1 लाना काफ़ी बड़ी बात है। और देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जब अगर आप ठान लोगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बेसिकली ये है। तो एट द एंड कुछ और आप ऐड करना चाहें इस वीडियो में तो प्लीज। मतलब जो तैयारी कर रहे हैं मैं उन लोगों के लिए ऐड कर दूंगा। अभी तो क्या है ना, बहुत सारे लोग तैयारी में डिमोटिवेट हो रखे हैं, क्योंकि अभी स्कीम चेंज हो गई है, जो वैकेंसीज आती हैं वो चेंज हो गई हैं। तो बहुत लोग जो करना चाहते थे वो मतलब नहीं समझ पा रहे। बट मैं कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज और भी जगह पे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी सिर्फ गवर्नमेंट में ही देखनी है, ना, या सिर्फ ESE में देखनी है। आप देखिए कि क्या चीज आपको सूट करता है। प्राइवेट में भी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप उसको भी एक्सप्लोर करिए। पर ये लेके ना बैठ जाए कि ESE ही करना है। अगर आपके अंदर से बहुत आ रहा है ESE, तो आप करिए तैयारी, और उसमें भी आपको सर्विसेज अवेलेबल है। अभी तो आपका IRMS भी आ जाएगा, उसमें भी वैकेंसी अवेलेबल रहेगी, तो आपका सिलेक्शन वहां भी हो जाएगा। पर आप परेशान मत होइए जॉब को लेकर ना, अगर आप मेहनती है तो आप आराम से जॉब ले लेंगे। और दूसरी चीज मैं ऐड करना जो चाहूंगा ना इसमें, क्या है ना, कि जो भी कॉलेज में है, जो भी तैयारी करना चाहते हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि अभी से अपना स्किल बढ़ाना इम्प्रूव करो। क्योंकि बहुत लोग अपना तैयारी बहुत पहले से करने लग जाते हैं। मैं बहुत लोगों से मेरे कांटेक्ट होता है, वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में तैयारी कर पूछने लग जाते हैं। तो बहुत लोग तैयारी का अभी से सोचने लगते हैं, तो आपके लिए कंपटीशन टफ होने वाला है आगे जाके। बस इतना चीज है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, कोई भी अगर जॉब छोड़ के तैयारी करना का पूछेगा मुझसे, तो मैं करूंगा यार मत छोड़ना। क्यों? ऐसा क्यों? बहुत ही मेरे को लगता है जॉब छोड़ के, मैं बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि मुझे लगता है ना यार, जॉब छोड़ के तैयारी जो करने जाता है ना, बहुत ज्यादा उसका दौर खराब गुजरता है। ठीक है, क्योंकि फिर उसको लगता है जॉब अच्छी थी, क्यों छोड़ा, इधर तो मेहनत करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है ना, और जो आपको अचीव होने वाला है वो आपको दिख नहीं रहा। मेरे को तो नहीं दिखता था, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि क्या है। मेरे को तो एग्जाम निकालना मेन मोटिवेशन था। तो बहुत लोग पूछते हैं कि सर जॉब छोड़ के जैसे आपने तैयारी करी मैं भी कर दूं क्या? मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ क्या होगा ना, 1 साल की जगह 2 साल में मान लो ESE निकलेगा, पर आराम से निकालो। ठीक है ना, वो जॉब छोड़ के जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो बियर करना अपने आप में एक जद्दोजहद है, जो मैंने बियर करी है। तो मैं इसलिए सपोर्ट ही नहीं करता हूँ इस चीज को। मैं कहता हूँ 2 साल में निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में एक मतलब तुम्हारा वो हो जाएगा कि प्रमोशन थोड़ा डिले हो जाएगा या ज्यादा ऊपर नहीं जा पाओगे, बट वो है ना, जो आपका मेंटल पीस है ना, वो ज्यादा खराब नहीं होगा उस टाइम पे। भाई ये आज काफी अच्छी बात सर ने बताई कि आप जॉब के साथ रह के तैयारी करिए, जहाँ पे कम टाइम लगना, थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, बस इतना ही है। ओके, तो एट द एंड थैंक यू सो मच सर, आपको इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और इतना सब डिस्कस करने के लिए। और मैं काफी प्रिविलेज फील कर रहा हूँ कि ऑल इंडिया रैंक 1 को मैं ला पाया और आपकी विचार में यहाँ रख पाया। और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।
ओके, तो व्यूअर्स में बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।